उपेक्षा करने का जोखिम नहीं ले पाता है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो केवल वह इकोनॉमिक ग्रोथ तक ही सीमित नहीं होता है, उसका सीधा संबंध एम्प्लॉयमेंट्स के साथ भी होता है। हमने उन क्षेत्रों को देखा है जहां पर लोगों ने इस सेक्टर की उपेक्षा की, वहां व्यापक पैमाने पे पलायन और उस पलायन के उपरांत वहां पर आर्थिक रूप से उस पूरे क्षेत्र को विपन्न होते हुए हम लोगों ने देखा है। मैं धन्यवाद दूंगा सीआईआई को कि उत्तर प्रदेश में, जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे आज जो चेंज दिखता है, उस चेंज के पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, श्री एनके सिंह जी जैसे अर्थशास्त्रियों का समय समय पर दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझाव और सहयोग, और सीआईआई जैसे औद्योगिक संगठनों का योगदान भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और इसीलिए जब मेरे सामने राजीव जी ने, उमाशंकर भरतिया जी ने, चंद्रजीत जी ने जो प्रस्ताव रखा कि हमारे एनुअल समिट है, और इस एनुअल समिट में कुछ समय आप निकालिए, तो मैंने उस समय हाँ तो कहा, लेकिन आज मैं स्वयं वाराणसी में था। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव पिछहत्तर वर्ष पहले भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज ही के दिन संपन्न किया था। आज ही के दिन अटल जी ने भारत के सामर्थ्य को, दुनिया को पोखरण में परमाणु परीक्षण के माध्यम से ऑपरेशन शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया को दिखाया था कि भारत एटॉमिक पावर रखता है और भारत की ताकत भारत के सामर्थ्य का तो प्रतीक है ही, लेकिन ये विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिसके पास शक्ति होगी, जो सामर्थ्यवान होगा, वही करुणा और मैत्री का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएगा। केवल हम दुनिया के सामने हाथ फैलाएं, घिघियाएं, कोई हमारी बात को नहीं मानेगा, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। और मेरा मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसा नहीं कि हम भारत के किसी अन्य व्यक्ति को बताएं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो हम कुछ परिवर्तन करने में सफल हुए, ये सच था कि आज से 9 वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। उत्तर प्रदेश के ऊपर स्वयं नाम तो उत्तर था, लेकिन स्वयं उसके ऊपर प्रश्न लगे हुए थे। हर व्यक्ति उसको शक की निगाह से देखता था। हर व्यक्ति
उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही वह सामने वाले से जो परिचय दे रहा है उससे 10 कदम दूरी बनाने का प्रयास करता है। मुझे याद है 1998 में पहली बार मैं सांसद बना था और गोरखपुर में एक फर्टिलाइजर कारखाना था, 1990 में बंद हो गया था। उसके 8 वर्ष बाद मैं सांसद बना। सरदेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उस समय के फर्टिलाइजर मिनिस्टर के पास मैं इस प्रस्ताव को लेके गया कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से चलवाइए। तो फर्टिलाइजर मिनिस्टर सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उन्होंने मुझे देखा और वे बार बार फाइल भी देख रहे थे, मुझे भी देख रहे थे। आधे घंटे तक इस सिलसिला चलता रहा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सरदार जी आप मुझे क्यों देख रहे हैं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा आप यूपी से चुनाव जीत के आए हैं। मैंने कहा हां। फिर चुप हो गए। कहा कि गोरखपुर से। मैंने कहा हां। मैंने कहा आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। कहा कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों का मर्डर हुआ था चुनाव में। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा देखिए मैं 1967 में गोरखपुर में एक चुनावी रैली में गया था और जैसे ही मंच पर भाषण देने के लिए गया तब तक वहां बम चलने लग गए। मैं पीछे से भाग के निकला हूं। यानी आप देखिए ये स्थितियां थी। और कहा तब से मैं कभी यूपी वापस नहीं गया हूं। तो 2017 के पहले का अनुमान आप लगा सकते हैं। एक वर्ष में यूपी के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे। एवरेज प्रतिदिन एक दंगा। कर्फ्यू, गुंडा टैक्स हर एक स्तर पर वसूला जाता था। नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। वहां का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हर प्रतिष्ठित परिवार ने अपने घर की बेटी को या तो दूर यूपी के बाहर रिश्तेदारी में या फिर किसी छात्रावास में पढ़ने के लिए भेजा और जिसके पास सामर्थ्य नहीं थी उस बेटी को घर ही में बिठा देता था कि पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि स्कूल जाओगे तो तुम्हारे सामने सुरक्षा का संकट खड़ा होगा। उद्यमी भाग रहे थे। प्लान का रास्ता निकला हुआ था। कोई पॉलिसी नहीं थी। सड़कें टूटी हुई थी। हम लोग भी इस बात को मानते थे कि देश के अंदर अगर आप कभी हवाई यात्रा कर रहे हैं या सड़क मार्ग से चल रहे हैं, सूर्य अस्त होने के बाद थोड़ा सा अंधेरा जैसे प्रारंभ हो, जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाएं और जहां से अंधेरा शुरू हो जाए, ये मान के चलिए यूपी का बॉर्डर आ गया है। ये 17 के पहले की हमारी पहचान थी यूपी की। और उसको बदलने के लिए 2017 में जब मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया कि वहां कुछ होना है, अच्छा होना है, तो मैं आया तो था और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैं तो मठ चलाता था। लेकिन मैं मानता हूं कि मठ के प्रबंधन का जो मेरे पास अनुभव था वो मुझे प्रदेश को चलाने में बड़ी अच्छी सहायता किया है।
क्योंकि किसी भी मठ का अपना अनुशासन होता है, समयबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम संचालित होते हैं। वहां पे समय का भी अनुशासन होता है, वित्त का भी अनुशासन होता है, और वहां के हर प्रकार की सुरक्षा के लिए भी उस अनुशासन को भी वहां लागू करना होता है। बेहतरीन प्रबंधन के लिए भी हमें कार्य करना होता है। तो उस समय मैंने कहा भी अब इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पहला कार्य था कि हमें आवश्यक है यूपी जैसे राज्य में सुरक्षा का वातावरण हो, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। पहली शर्त कानून का राज, क्योंकि मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें, और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। उस पॉलिसी के दायरे में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, पिक एंड चूज न हो। उसके तहत हमारी कार्रवाई, आगे बढ़ने की कार्रवाई हमने वहां प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को मैं जानता था कि उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है, लेकिन इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना, अन्नदाता किसानों की आत्महत्या को रोकना। अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया था और अनेक घोषणाएं भी की थी, लेकिन वे जमीनी धरातल पर नहीं उतरी थी। यानी यूपी के अंदर कोई उतारने को तैयार नहीं था। हम लोग आए, हमने उसको लाइन अप किया, उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारा। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की धरती दुनिया की सबसे उर्वरा धरतियों में से एक है, पर्याप्त जल संसाधन है। यानी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे 86% भूमि हमारे पास सिंचित है, पर्याप्त जल है। उसका केवल बेहतर नियोजन और उसका प्रबंधन हो जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश दुनिया का पेट भरने का खाद्यान्न पैदा कर सकता है। अकेले उत्तर प्रदेश। हमने तकनीक से वहां की खेती को जोड़ा और फिर अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बनाकर के उत्तर प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी बढ़ाया। मैं जानता था कि बड़े निवेश यूपी में आएंगे जरूर। इसके लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के लिए दो चीजें जरूर की, एक लैंड बैंक बनाना और दूसरा वहां के एमएसएमई को फिर से पुनर्जीवित करना। और आज मैं कह सकता हूं यूपी के अंदर जब मैंने उत्तर प्रदेश में सत्रह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से अब तक अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया थे, आपने देखा होगा हर दुर्दांत माफिया यूपी के अंदर से था और वह इंटर स्टेट ही नहीं था, वे इंटरनेशनल भी लिंक्स उनके थे। मुझे याद है एक बार की घटना, प्रयागराज जो महाकुंभ की धरती है, वहां का एक माफिया का काफिला जा रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
के काफिले को रोक करके उस माफिया को पहले पास कराया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर आए हैं क्या? तो सुरक्षा वाले ने कहा नहीं साहब आए नहीं, वो फलाने साहब जा रहे हैं। कहा ये फलाने साहब कौन है? तो कोई जवाब नहीं था। वही माफिया जब मुठभेड़ में मारा गया तो मुझे फिर चीफ जस्टिस ने मुझे बताया कि साहब इसने तो मेरा भी काफिला रोका था। आप वहां के उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां थी। कोई भी सरकार हो, समानांतर सत्ता उन माफियाज की चलती थी। और मैं इस बात को आज कह सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर किसी से फिरौती नहीं वसूल कर सकता, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज यूपी के अंदर कोई व्यापारी, कोई उद्यमी किसी भी प्रकार से किसी को गुंडा टैक्स नहीं देता और यहां तक कि पॉलिटिकल चंदा भी नहीं देता है। यह भी हमने रोक लगाई है कि कोई पॉलिटिकल चंदा भी नहीं दिया जाएगा, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। इसके परिणाम सामने आए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं बेटियों को स्कूल जाते हुए देखता हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। मुझे याद है 2015 में किराना में एक उद्यमी की हत्या हुई थी, सरेआम चौराहे पर दिन दहाड़े हत्या हुई थी। उसकी 5 वर्ष की बेटी उसके साथ थी। वह उद्यमी अपनी बेटी को स्कूल से लेके आ रहा था, तब तक वहां का एक अपराधी, एक हिस्ट्री सीटर ने उस उद्यमी को देखा और सरेआम चौराहे पर गोली मारी थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह परिवार यहां से छोड़ करके सूरत चला गया था। 17 में सरकार आई। सरकार आने के बाद हम लोगों ने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 19 में वह परिवार वापस आया। और तब तक हमने देखा था कि किराना में जितने परिवार वहां से प्लान किए गए थे उसमें से ज्यादातर आ चुके थे, और मैं भी फिर उस परिवार से मिलने के लिए गया था। तो मैं इस परिवार में गया। मैंने उस परिवार में कहा कि भाई देखो, मैंने मैसेज भेजा था कि मैं आज भोजन दोपहर का उसी परिवार के साथ करूंगा, और मेरी तरफ से उन लोगों को विनती भेजना कि मैं उस परिवार में ही भोजन करना चाहूंगा आज। और मैं गया था। मैंने परिवार के लोगों से हालचाल लिया और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भी कोई समस्या तो नहीं है? तो परिवार के लोगों ने तो कहा नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए वो 5 वर्ष की बेटी जो 15 में 5 वर्ष की थी, तब तक 9 वर्ष की हो चुकी थी और स्कूल जा रही थी। उसने मेरे कान में आके कहा, उसने कहा हमें डर तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार के एक गुंडे को मैंने एक दिन सड़क पे देखा है। तो मैंने वहां के एसपी को बुलाया। मैंने कहा भी पूछो, ये मालूम करो कि क्या वह अपराधी जेल से छूटा तो नहीं है, और छूटा है तो कैसे घूम रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी बात मैंने कही थी, वो बात कहीं से लीक हुई और अगले दिन कोर्ट में एक एप्लीकेशन पड़ी कि हम सब अपनी बेल कैंसिल कराना चाहते हैं उस अपराधी के आए। तो हम लोगों ने कहा भाई
मुझे जानकारी मिली तो हमने कभी इसके बेल कैंसिल नहीं होनी है, उसको बाहर ही रहना चाहिए। और अब हिसाब किताब आमने सामने होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज कैराना, कांधला हो या कहीं भी हो, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं। और ये पहली शर्त है किसी भी राज्य के लिए और किसी भी देश के लिए कि सुरक्षा का वातावरण हो जो राज्य को देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए, हर व्यक्ति का यह अधिकार है। दूसरा, पिछले 11 वर्ष के अंदर देश ने आर्थिक रूप से काफी प्रगति की है और बहुत शानदार दिशा में आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर आर्थिक उन्नति के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने को अग्रसर हो रहा है। तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे हम एक कॉमन मैन के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक बन सकते हैं और तकनीक कैसे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। डीबीटी के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते तक पैसे का पहुंचना उस तकनीक के माध्यम से संभव हो पाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उन सभी प्रावधानों को समाप्त करने की दिशा में जो आर्थिक उन्नति में बाधक थे, बैरियर बनकर के अनावश्यक व्यवधान पैदा करते थे, उन सभी को दरकिनार करते हुए जो रिफॉर्म हुए हैं वह तेजी के साथ आगे बढ़े। और आज परिणाम क्या है? यूपी जैसा राज्य, मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। उत्तर प्रदेश ने, मैं अभी पिछले दिनों जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन चल रहे थे तो मैं इलेक्शन प्रचार में था। मेरी वहां कुछ उद्यमियों से बातचीत हो रही थी जो वहां से कह रहे थे कि हम यूपी की तरफ आना चाहते हैं। हमने कहा यूपी में आपका स्वागत है, लेकिन बंगाल का क्या होगा? मैं भौचक था। 7,000 से अधिक उद्योग वहां से प्लान किए हैं एक छोटे से पीरियड में। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके यहां क्या स्थिति है। मैंने कहा मेरे 9 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक बड़े उद्योग लगे हैं और 96 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापित हुई है यूपी के अंदर। कहा 96 लाख? मैंने कहा हां। मैंने कहा भी देखो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 25 करोड़ से ऊपर की आबादी यूपी की, तो आखिर उतने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो देना है। हमारी पॉलिसी है और मेरा मानना है इस बड़े उद्यम के लिए, बड़े उद्योग के लिए उसकी जो ताकत होगी वह यह एमएसएमई होगी। और उसको हम इसलिए हर एक जनपद में हम लोगों ने 2018 में ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में उसे आगे बढ़ाया, उसकी ब्रांडिंग की और उसी ब्रांड के माध्यम से हम उसको प्रमोट करते हैं। उसको तकनीक के साथ जोड़ा, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा और आज वो बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है। आप सोचिए यूपी के अंदर हमारे पास वर्तमान में 32,000 से अधिक बड़े उद्योग हैं और इनमें से पिछले 8-9 वर्ष के अंदर 18,000 से अधिक नए लगे हैं। ये सभी नए स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुझे याद है जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था तो
हमारे उस समय के उद्योग मंत्री, राज्य के उद्योग मंत्री और राज्य के हमारे अवस्थापना और औद्योगिक के विकास विभाग के आयुक्त और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साहब हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने कहा टारगेट क्या है? उन्होंने कहा 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम क्या है? उन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा ये नाम तो हटा दीजिए, कम से कम नाम ग्लोबल है, काम कर रहे हैं गांव का। अरे 20,000 करोड़ का निवेश करवाएंगे तो नाम इन्वेस्टर समिट रख दीजिए, रोड शो रख दीजिए, क्यों नाम उसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखते हो? उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखना है तो लोअर लिमिट 2 लाख करोड़ का रखो। 2017 की अक्टूबर महीने की बात है। वे मुझे देखने, उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन आएगा? तो मैंने कहा आप लोगों ने छवि ऐसी बनाई हुई थी, अरे अब आएंगे ना, तैयारी करो, रोड शो की तैयारी करो। एक रोड शो में मैं भी जाऊंगा, पॉलिसीज बनाइए। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया तो प्रधानमंत्री जी भी जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करो। उन्होंने कुछ हमें मार्गदर्शन किया, हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है कि जो हमारी टीम सोचती थी उससे कई ज्यादा अच्छा परिणाम, यानी हमें पहले ही इन्वेस्टर समिट में 4,67,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 60% जो प्रस्ताव आए थे उनको हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कराने में भी सफलता प्राप्त की। और उत्तर प्रदेश में अब तक हमें लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगातार हमें वहां पर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारे पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक भी है। लैंड बैंक स्वाभाविक रूप से हर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक आवश्यक शर्त भी है कि उसको लैंड मिले, बेहतर कनेक्टिविटी हो, पॉलिसी के दायरे में आकर के वह समयबद्ध तरीके से उसे आगे बढ़ा दे। ये सब कुछ आज के दिन पे यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपी का इतना कमजोर था, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर जिन राज्यों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें से यूपी एक है। आप रोड कनेक्टिविटी देखेंगे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जितनी भी हमारी है वो 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। एक्सप्रेसवे, जब हम लोग 17 में आए थे हमारे पास केवल 1.5 एक्सप्रेसवे था। आज भारत के एक्सप्रेसवे में 60% शेयर यूपी का है। अकेले यूपी 60% शेयर रखता है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, सबसे अधिक सिटी में यूपी आज के दिन पे मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो का की सेवा दे रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल ये दिल्ली मेरठ के बीच प्रारंभ हो चुकी है। भारत का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में संचालित हो चुका है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर ये दोनों यूपी से होके जाते हैं, उनका जंक्शन भी यूपी के अंदर है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, एक लखनऊ का, दूसरा वाराणसी का, और 2 आंशिक रूप से चलते थे, गोरखपुर और आगरा।
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर 16 एयरपोर्ट पूरी तरह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बना दिया है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रधानमंत्री जी ने अभी 29 अप्रैल को उसको लोकार्पण भी किया है। ये राज्य सरकार ने बनाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारे पास लगभग 14,000 एकड़ लैंड है एयरपोर्ट के पास से। वहां पे हम लोगों ने कार्गो की, लॉजिस्टिक हब बनाने की और एमआरओ की भी फैसिलिटी हम वहां पे उपलब्ध करवा रहे हैं। क्यों यूपी आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर है। यानी जिस मैन्युफैक्चरिंग पावर की मैं बात कर रहा था, यूपी ने 9 वर्ष के अंदर उसको अचीव कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 55 से 60% यूपी के अंदर बन रहे हैं। जब अच्छी खेती किसानी हो, उद्यमियों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग पावर का हब जिस स्टेट को बना दिया जाए, तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ने जो बीमारू था 17 के पहले, याद करिए आप में से हर व्यक्ति बीमारू राज्यों की श्रेणी में यूपी को गिनता था। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी बीमार नहीं है। यूपी भारत का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू है। भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन की भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले देश की बड़े राज्यों में बॉटम 3 इकोनॉमी में गिना जाता था, आज वह देश की टॉप 3 इकोनॉमी में वह यूपी मजबूती के साथ सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी की जीएसडीपी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। और मैं मानता हूं कि यूपी के अंदर अभी तो हम लोगों ने उसकी नींव को पुख्ता किया है। पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरा है। अब इसमें डबल इंजन की सरकार को बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलाने की बारी आई है और उस स्पीड को बनाने के लिए अब हम लोगों की तैयारी है। हर एक सेक्टर में 34 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ, व्यापक लैंड बैंक के साथ, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल बना करके, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज उत्तर प्रदेश ने, जिस उत्तर प्रदेश के पास देश ही नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्कफोर्स हो, 56% जो हमारी पॉपुलेशन है वह वर्किंग फोर्स है, उन सब की स्किलिंग के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश वर्तमान में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मेरा मानना है कि हम 29-30 तक इसको अचीव करेंगे। मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर विकसित भारत की जिस संकल्पना को दिया है, वह संकल्पना
विकसित भारत की तब साकार होगी जब राज्य विकसित होंगे। भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे। और भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस आत्मनिर्भरता, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका एमएसएमई क्या कर रहा है। मैं कहता हूं हमारा एमएसएमई 3 करोड़ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए 3 करोड़ लोग कहां जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज आप लोगों ने बनाई है, इंसेंटिव आप लोग दे रहे हैं, इसका लाभ क्या है। मैं कहता हूं इंडस्ट्री हमारे साथ आती है तो डेवलपमेंट लेके आती है, और डेवलपमेंट लेने के साथ इनडायरेक्टली हमारे बोझ को कम करती है। किस रूप में? जब वह हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देती है। याद करिए एक इंडस्ट्री अगर वह 100 लोगों को काम देती तो 100 परिवारों का भरण पोषण कर रही है। सरकार के इस बोझ को उसने अपने ऊपर लिया है, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि हम उसके साथ खड़े हों, हम उसको सुरक्षा दें, हम उसको बेहतर कनेक्टिविटी दें, उसकी सप्लाई चेन को हम बेहतर बनाएं। और वह सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, चाहे वह हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात ही मैं करता हूं, यूपी के अंदर हम लोगों ने 9 वर्षों में उसे 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारी लगभग 30% आगे बढ़ी है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट का जो पहले यूपी के अंदर जो स्थिति थी, जो प्लान होता था, आज वो प्लान रुका है और बड़ी तेजी के साथ यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट मिलना भी प्रारंभ हुआ है। और मेरा मानना है विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है। सीआईआई एनुअल समिट के अवसर पर मैं आप सबको एक अन्य पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसको हम हमेशा उपेक्षित समझते थे, और वह है हमारा सर्विस सेक्टर। टूरिज्म के एक हब के रूप में यूपी के अंदर जो संभावनाएं थे, यानी आपको अगर मैं आंकड़े बताऊंगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया है। 156 करोड़। मैं मानता हूं उसमें महाकुंभ की बड़ी भूमिका थी। लगभग 66-67 करोड़ तो केवल महाकुंभ में ही लोग आए थे, लेकिन 156 करोड़ तो दुनिया के अंदर किसी भी देश की आबादी नहीं है। उतने लोग यूपी के अंदर आए हैं। एक टूरिस्ट आता है तो अपने साथ कुछ न कुछ एम्प्लॉयमेंट देकर के भी जाता है, कुछ न कुछ वहां के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देकर के जाता है। और वह संभावना यूपी के अंदर बहुत अच्छी है। काशी है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है, विंध्यवासिनी धाम है, या नैमिषारण्य है, सुख तीर्थ है, बौद्ध सर्किट है। सर्वाधिक जैन तीर्थंकर यूपी के अंदर पैदा हुए। भगवान ऋषभ देव से लेकर के अनेक जैन तीर्थंकरों की पावन धरा और उनकी जन्मस्थली यूपी रही है, अवतरण भूमि यूपी रही है। सूफी परंपरा की भूमि यूपी रही है। और इन संभावनाओं को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सेक्टर को भी हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और मेरा मानना है कि ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट की जो संभावना अलग अलग सेक्टर में थी, वह
आज यूपी को मजबूती के साथ भारत की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है, जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगी। मैं एक बार फिर से CII एनुअल समिट के अवसर पर आप सबके समिट के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आभारी हूं राजीव जी का, चंद्रजीत जी का और भरतिया जी का कि जिन्होंने मुझे इस समिट में आने का अवसर दिया, आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में संवाद करने का अवसर दिया। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और मैं आप सबको उत्तर प्रदेश में भी आमंत्रित करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को देखिए, उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं के में आप भी अपना योगदान देंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।